सालार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली किया। वीनस इसके जवाब न देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में इसे देख रही थी। वीनस में इसकी दिलचस्पी खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता इसे क्यों इसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में इसके साथ डांस करता रहा था और वो इसके साथ बेहद खुश था। और अब चंद मिनटों में सालार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना ग्लास धोने लगा। वीनस दूसरा ग्लास लेकर इसके पास चली आई। सालार ने इसे ग्लास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटे इसके बिल्कुल पास खड़ी इसे देखती रही। सालार को इसकी नज़रों से झंझलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ग्लास को शेल्फ पर रखते हुए इसने वीनस से कहा। वो हैरानी से इसे देखने लगी। वो बिलवास्ता तौर पर इसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। वीनस के चेहरे का रंग बदल गया। सालार का रवैया बेहद तौहीन अमेज था। वो चंद लम्हे इसे घूरती रही, फिर तेजी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपार्टमेंट का दरवाजा धमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। वीनस और इमामा में कहीं किसी किस्म की कोई मुशाबहत नहीं थी। दोनों के गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। इसके बावजूद इस वक्त इसकी गर्दन में झूलते इस मोती को देखकर बेख्तियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्तिल हो रहा था। इसकी वजह से इसकी रात खराब हो गई थी। इसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का ग्लास उठाया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद विनय से इसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो इससे बड़े रूखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये इससे तल्लुकात शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। इसे हर उस औरत से झुंझुलाहट होती थी जो इसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वीनस इन औरतों में शामिल हो गई थी। वीनस जो इसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतज़ार कर रही थी, वो इसके इस रवैये से बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हो गई थी। येल में यह इसका पहला अफेयर था। अगले चंद माह पढ़ाई में बेहद मसरूफ़ रहा। इतना मसरूफ़ कि इमामा को याद रखने और इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद यह सिलसिला अभी चलता रहता अगर इस शाम अचानक इसकी मुलाकात जलाल अंसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था जहाँ इसके चचा रहते थे। वो वहाँ अपने एक कज़न की शादी अटेंड करने आया था। इस शाम सालार अपने कज़न के हमरा था जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहाँ खाना खाने आया हुआ था। इसका कज़न ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सालार खाने का इंतज़ार कर रहा था जब किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सालार ने बेख्तियार मुड़कर इसे देखा। आप सालार हैं? इस आदमी ने पूछा। वो जलाल अंसर था। इसे पहचानने में लहजा भर के लिए दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि इसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर इसे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर इसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्मी एलेक्स लैग के बाद इसको रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है, बस आप पर इत्तेफाकन नज़र पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा वो इसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सॉरी, इसने माजरत ख्वाहाना अंदाज में इस्तफसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा का पूछ रहा हूँ, वो कैसी है? सालार पलकें झपकाए बगैर इसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में इससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता। ये तो आपको पता होना चाहिए ना? इसने कुछ उलझे हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैंने इससे शादी से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे इसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद इससे शादी कर लें। सालार बेयकीनी से इसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने इससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने इससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी। मैंने इनकार कर दिया था। फिर इससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहीं हूँ, सालार ने कहा।
और मुझे यहाँ आए 2 माह हो गए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या आपने उससे दोबारा मुलाकात नहीं की? सलार ने कुछ उलझे हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर इसने आपसे राब्ता करने की कोशिश ना की हो? सलार को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, इसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने इसे बता दिया था कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास इसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है, जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? सलार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते की ज़रूरत पड़ सकती है। जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा और वापस मुड़ गया। सलार कुछ उलझे हुए अंदाज में इसकी पुश्त पर नजरें जमाए रहा। यह नाकाबिले यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या इसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सलार को अपना झूठ याद आया, मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मजीद उलझा। मेरी बात पर इसे यकीन कैसे आ सकता है, जबकि वो भी कह रही थी कि इसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे इसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो वो मुझे इससे भी राब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास नहीं भी गई थी तो सिकंदर से निकाहनामा लेने और तलाक के हक के बारे में जानने के बाद इसे इसी के पास जाना चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि इसने जलाल की इस फर्जी शादी के बारे में इससे क्यों बताया। शायद वो इसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद दोबारा इसके इस मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वह ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल इसे यकीन था मामा जलाल के पास जाएगी। मगर सलार को अब पता चला था कि इसकी तवक्को या अंदाजे के बरक्स वो वहाँ गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। इसका कज़न भी आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे, मगर सलार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद यकदम वो इसके जहन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो? खाना खाते खाते इसे अचानक ख्याल आया। हाँ, ये मुमकिन है। इसका ज़हन मुतवातर एक ही जगह अटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए। इन्हें यकीनन उसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। सिकंदर उस्मान भी इन दिनों शादी में शिरकत के घर से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब इसने सिकंदर को तन्हा देखा तो इसने इससे इमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या इमामा वापस अपने घर आ गई है? इसने किसी तमहीद के बगैर सवाल किया, और इसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने दुरुस्ती से कहा, बस ऐसे ही। इसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो तो बेहतर है। पापा, प्लीज़ आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्यों जवाब दूं? तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक़ क्या है? सिकंदर की नाराज़गी में इजाफा हो गया। पापा, इसका एक बॉयफ्रेंड मुझे आज मिला, यहाँ वही जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर ये कि इन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि इमामा इनके पास गई ही नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो इसी के पास गई होगी। सिकंदर ने इसकी बात काट दी। वो इसके पास गई या नहीं, इसने इससे शादी की या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ना ही तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि इमामा आपके पास आई थी। आपने इसे शादी के पेपर्स कैसे भिजवाए थे? मेरा मतलब किसके ज़रिए? सलार ने कहा। तुमसे किसने कहा कि इसने मुझसे रब्ता किया था? वो इनके सवाल पर हैरान हुआ। मैंने खुद अंदाज़ा लगाया। इसने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, और रब्ता करती तो मैं हाशिम मुबीन को इसके बारे में बता देता। सलार इनका चेहरा देखता रहा। मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी और मेरे हाथ वो निकाहनामा लग गया था। मुझे यहाँ भिजवाते हुए आपने कहा था कि वो पेपर्स इमामा तक भिजवा देंगे। हाँ, ये इस सूरत में होता अगर वो मुझसे रब्ता करती, मगर इसने मुझसे रब्ता नहीं किया। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि इसने मुझसे ज़रूर रब्ता किया होगा?
इस बार सिकंदर ने सवाल कर डाला। सालार कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने पूछा, पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, पुलिस को पता चलता तो अब तक वो हाशिम मुबीन के घर वापस आ चुकी होती, मगर पुलिस अभी भी इसकी तलाश में है, सिकंदर ने कहा। एक बात तो तय है सालार, कि अब तुम दोबारा इमामा के बारे में कोई तमाशा नहीं करोगे। वो जहाँ है, जिस हाल में है, तुम्हें अपना दिमाग थकाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस जैसे ही इसे ढूंढेगी, मैं वो पेपर्स हाशिम मुबीन तक पहुंचा दूंगा, ताकि तुम्हारी जान हमेशा के लिए इससे छूट जाए। पापा, क्या इसने वाकई कभी घर फोन नहीं किया मुझसे बात करने के लिए? सलार ने इनकी बात पर गौर किए बगैर कहा, क्या वो तुम्हें फोन किया करती थी? वो इनका चेहरा देखने लगा। घर से चले जाने के बाद इसने सिर्फ एक बार फोन किया था, फिर मैं यहाँ आ गया। हो सकता है इसने दोबारा फोन किया हो, जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे। इसने तुम्हें फोन नहीं किया। अगर करती तो मैं तुम्हारी और इसकी शादी के बारे में बहुत से मामलात को ख़त्म कर देता। मैं तुम्हारी तरफ से इसे तलाक दे देता। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? सालार ने बहुत पुरसकून अंदाज में कहा। यहाँ तुम्हें भिजवाने से पहले मैंने एक पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर लिए थे। मैं तलाकनामा तैयार करवा चुका हूँ, सिकंदर ने जताते हुए कहा। फेक डॉक्यूमेंट्स? सलार ने इसी अंदाज में तबसरा किया। मैं तो नहीं जानता था कि आप तलाकनामा तैयार करवाने के लिए मुझसे साइन करवा रहे हैं। तुम फिर इस मुसीबत को मेरे सर पर लाना चाहते हो? सिकंदर को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ रिश्ते को कायम रखना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। ये मेरा मामला है, मैं खुद ही इसे ख़त्म करूँगा। तुम सिर्फ ये शुक्र करो कि तुम इस वक्त यहाँ इत्मीनान से बैठे हो, वरना तुमने जिस खानदान को अपने पीछे लगाया था, वो खानदान कब्र तक भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ता। और ये भी मुमकिन है वो यहाँ भी तुम्हारी निगरानी करवा रहे हों, या इंतज़ार कर रहे हों कि तुम मुतमिन होकर दोबारा इमामा के साथ रब्ता करो और वो तुम दोनों के लिए एक कुआं तैयार कर लें। आप ख्वामख्वाह मुझे खौफजदा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये मानने पर ही तैयार नहीं हूँ कि यहाँ अमेरिका में कोई मेरी निगरानी कर रहा होगा, और वो भी इतना अरसा गुजर जाने के बाद। और दूसरी बात ये कि मैं इमामा के साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता वो कहाँ है। मुझे राब्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम्हें इसके बारे में इस कदर कॉन्शियस होने की क्या ज़रूरत है? वो जहाँ है, जैसी है, रहने दो। सिकंदर को कुछ इत्मीनान हुआ। आप मेरे मोबाइल के बिल चेक करें, वो मोबाइल इसके पास है। हो सकता है पहले नहीं तो अब वो इस पर कॉल्स कर लेती हो। वो इससे कॉल्स नहीं करती, मोबाइल मुस्तकिल तौर पर बंद है। वो जो चंद कॉल इसने की थी, वो सब मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़कियों को ही की थी, और पुलिस पहले ही इन्हें इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। लाहौर में वो एक लड़की के घर गई थी, मगर वो लड़की पेशावर में थी, और इसके वापस आने से पहले ही वो इसके घर से चली गई थी। कहाँ गई ये पुलिस को नहीं पता चल सका। सिकंदर कुछ बोल नहीं सके। मोबाइल के इमामा के पास होने के बारे में सिर्फ हसन ही जानता था। कम अज कम ये ऐसी बात थी जो सिकंदर उस्मान सिर्फ इसके कमरे की तलाशी लेकर नहीं जान सकते थे। इसे इनसे बात करते हुए पहली बार अचानक हसन पर शुबा हुआ था। सिकंदर उस्मान को इतनी छोटी मोटी बातों का पता था जो सिर्फ इसे पता थी, या फिर हसन को? कोई तीसरा इनसे वाकिफ नहीं था। इसने सिकंदर उस्मान को कुछ नहीं बताया था, तो यकीनी तौर पर यह हसन ही हो सकता था जिसने इन्हें सारी तफसीलात से आगाह किया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे हसन ने बताया या किसी और ने? ये तो हो ही नहीं सकता था कि इस बात के बारे में मुझे पता न चलता। यह सिर्फ मेरी हमाकत थी कि मैंने हाशिम मुबीन के इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लिया और तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया। सलार ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माथे पर तेवरियां लिए इन्हें देखता और इनकी बात सुनता रहा। अब जब मैंने तुम्हें इस सारे मामले से बचा लिया है, तो तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे, सिकंदर उस्मान ने कदरे नर्म लहजे में कहा। मगर इससे पहले कि इनकी बात मुकम्मल होती, सलार एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सिकंदर उस्मान के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद वो सारी रात इस तमाम मामले के बारे में सोचता रहा। पहली बार इसे हल्का सा अफसोस और पछतावा हुआ था। इसे इमामा हाशिम को इसके कहने पर फौरन तलाक दे देनी चाहिए थी। फिर शायद वो जलाल के पास चली जाती और वो दोनों शादी कर लेते। मामा के लिए बेहद नापसंदीदगी रखने के बावजूद इसने पहली बार अपनी गलती तस्लीम की थी। इसने दोबारा मुझसे रब्ता नहीं किया। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट नहीं गई। इसके ख़ानदान वाले भी अभी तक इसे ढूंढ नहीं सके और जलाल अंसर के पास भी नहीं गई। तो फिर आखिर वो गई कहाँ?
क्या इसके साथ कोई हादसा? वो पहली बार बहुत संजीदगी से, किसी नाराज़गी या गुस्से के बगैर इसके बारे में सोच रहा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मुझसे इतनी शदीद नफरत और नापसंदीदगी रखने के बाद मेरी बीवी के तौर पर कहीं खामोशी के साथ जिंदगी गुजार रही हो। और फिर आखिर क्या वजह है कि मामा किसी के साथ भी दोबारा राब्ता नहीं कर रही अब तक, जब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है? क्या वो वाकई हादसे का शिकार हो गई है? क्या हादसा पेश आ सकता है इसे? इसके बारे में सोचते सोचते इसकी जहनी रूह एक बार फिर बहकने लगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया है तो मैं क्या करूं? वो अपने रिस्क पर घर से निकली थी, और हादसा तो किसी को भी पेश आ सकता है। फिर मुझे इसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? पापा ठीक कहते हैं, जब मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं तो फिर मुझे इसके बारे में इतना तजस्सुस भी नहीं रखना चाहिए, खास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान फरामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो, और जो मुझे इतना घटिया समझती हो कि इसके साथ जो भी हुआ ठीक हुआ होगा और वो इसी काबिल थी। इसने इसके बारे में हर ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। कुछ देर पहले की तसव्वुफ आमेज संजीदगी वो अब महसूस नहीं कर रहा था, ना ही इसे किसी किस्म के पछतावे का एहसास था। वो वैसे भी छोटी मोटी बातों पर पछताने का आदी नहीं था। इसने सुकून के आलम में आंखें बंद कर लीं, और इसके जहन में अब दूर दूर तक कहीं मामा हाशिम का तस्वर भी मौजूद नहीं था। कभी वैन डैम गए हो? इस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सलार से पूछा। एक दफ़ा। कैसी जगह है? माइक ने सवाल किया। बुरी नहीं है, सलार ने तबसरा किया। इस वीकेंड पर वहाँ चलते हैं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत दिलचस्पी है इस जगह में, वो अक्सर जाती है, माइक ने कहा। तो तुम्हें तो फिर इसके साथ ही जाना चाहिए, सलार ने कहा। नहीं, सब लोग चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा, माइक ने कहा। सब लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस बार दानिश ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जितने दोस्त भी हैं सब, मैं, सलार, तुम, सेठी और साद।